नमस्कार दोस्तों। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की कहानी शुरू हुई 1968 में। विक्रम साराभाई अपने एक स्टूडेंट UR राव से मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो भारत में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक प्लान बनाए, क्योंकि 60 के दशक में साराभाई सोवियत संघ और नासा का दौरा करके आए थे। सोवियत संघ में स्पेस प्रोग्राम को पर्दे के पीछे रखा जाता था, लेकिन अमेरिका से उन्हें भरोसा मिला कि सैटेलाइट लॉन्च में मदद भारत को मिलेगी। कुछ दिन बाद राव प्लान लेकर साराभाई के सामने पेश होते हैं। रिपोर्ट देकर साराभाई कमेंट करते हैं, सब सही है सिवाय एक चीज की, तुमने ये तो लिखा ही नहीं कि प्रोग्राम को लीड कौन करेगा। राव जवाब देते हैं, ये तो आपको डिसाइड करना है। उसी समय साराभाई राव को इस काम के लिए चुनते हैं, लेकिन राव मना कर देते हैं। राव उस वक्त अमेरिका में बतौर लेक्चरर पढ़ा रहे थे। उन्हें लगा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साराभाई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः राव को साराभाई की बात माननी पड़ी। 1969 में प्रोग्राम की लीडरशिप लेने के बाद राव ने 20 इंजीनियर्स की एक टीम इकट्ठा की। उनका पहला काम था सैटेलाइट का डिजाइन तैयार करना। राव की टीम ने निर्णय लिया कि एक 100 किलो की सैटेलाइट बनाएंगे और उसे अमेरिकी रॉकेट स्काउट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। नासा तब स्काउट रॉकेट को भाड़े में देने के लिए राजी हो गया था। राव और उनकी टीम सैटेलाइट बनाने की तैयारी में लग गई। इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास मॉस्को में भारतीय राजदूत DP धर से एक मैसेज पहुंचा। सोवियत संघ सैटेलाइट लॉन्च में भारत की मदद करना चाहता था। विक्रम साराभाई को जब यह बात पता चली तो वो एकदम से राजी हो गए। इसके एक महीने बाद भारतीय वैज्ञानिकों और सोवियत संघ के राजदूत निकोलाई के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत की तरफ से विक्रम साराभाई और उनके शिष्य UR राव शामिल होते हैं। मॉस्को की तरफ से राजदूत निकोलाई पेगोव मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। पहली बार विक्रम साराभाई की थी। साराभाई एक शुरुआती ब्रीफिंग देकर कहते हैं, आगे का प्लान राव बताएंगे। राव एक सैटेलाइट का प्लान आगे रखते हैं। इसे भारत में बनाया जाना था, लेकिन जरूरत थी एक लॉन्च व्हीकल की। 30 मिनट का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद निकोलाई राव से एक सवाल पूछते हैं, चीन ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है उसका वजन कितना है। सवाल अजीब था। राव को समझ नहीं आता कि निकोलाई चीन के सैटेलाइट की बात क्यों कर रहे हैं। फिर भी वो जवाब देते हैं 190 किलो। इसके बाद निकोलाई एक ऐसी शर्त रखते हैं जिसे सुनकर राव और साराभाई दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि 1962 युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्ते भी दुश्मनी के हो गए थे। इसलिए सोवियत संघ को लगा एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत एक स्वाभाविक साथी है। 24 अप्रैल साल 1970 को चीन ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था और इसके साथ ही वो उपग्रह लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया था। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, फ्रांस अपने उपग्रह लॉन्च कर चुके थे। चीन के लिए यह शान की बात थी कि सभी देशों में उनका उपग्रह सबसे भारी था। इसलिए सोवियत संघ ने जब मदद की पेशकश की तो साथ में शर्त भी रखी कि भारत की सैटेलाइट का वजन चीन से ज्यादा होना चाहिए। विक्रम साराभाई और राव के लिए एक नया सरदर्द था। अब तक वो मानकर चल रहे थे कि 100 किलो का उपग्रह बनाएंगे और उसकी भी शुरुआत बिल्कुल एक छोटे से स्क्रैच से होनी थी। सोवियत संघ के हामी भरते ही राव और उनकी टीम काम में लग गए। उन्होंने 350 किलो के उपग्रह का डिजाइन बनाया, जो चीन के उपग्रह से भार में 2 गुना था। इस उपग्रह के साथ ही 3 पेलोड और जोड़े जाने थे। पेलोड यानी वो उपकरण जो स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के काम आते हैं। अगस्त 1971 में दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी हुई, लेकिन आखिरी सहमति से पहले सोवियत वैज्ञानिक भारत का दौरा करना चाहते थे, ताकि ये देख सके कि भारत में फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये हो पाता इससे पहले ही मिशन को एक और बड़ा झटका लगा, जिसके बाद लगने लगा कि भारत का स्पेस मिशन खटाई में पड़ सकता है। दिसंबर 1971 में विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तब उनके साथी रहे वैज्ञानिक S नाम्बी नारायण अपनी बायोग्राफी में इस घटना का जिक्र करते हैं। उनके अनुसार साराभाई पूरी तरह स्वस्थ थे और सिर्फ 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक की से मृत्यु किसी को गले उतर नहीं रही थी। साराभाई एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के चेयरमैन थे और कुछ साल पहले डॉक्टर भाभा की मृत्यु भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। डॉक्टर साराभाई का परिवार पोस्टमार्टम को राजी नहीं हुआ था, इसलिए कयास बनकर ही रह गई। साराभाई की मृत्यु के बाद मेनन को इसरो का अंतिम चीफ बनाया गया
और अंततः 1972 में सतीश धवन ने इसरो की जिम्मेदारी संभाली। मिशन की सारी थियोरेटिकल तैयारी के बाद सवाल उठा बजट का। सोवियत संघ मुफ्त में लॉन्च करने को तैयार था, लेकिन फिर भी सैटेलाइट बनाने का जिम्मा भारत का ही था और इस मिशन का बजट था 3 करोड़ रुपए। भारत तब एक गरीब देश था, लेकिन इंदिरा गांधी एटॉमिक और स्पेस मिशन में बिल्कुल कोताही नहीं बरतना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तत्काल सदन में 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कराया। इसके बाद रूस और भारत के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ और 2 साल बाद यानी 1974 में लॉन्च की डेट रखी गई। एक घटना का जिक्र आता है जब सैटेलाइट बनाने के लिए कोई लोकल दुकान से एल्यूमिनियम खरीद करके ले आया। अब ये तो पता ही नहीं था कि स्पेस में एल्यूमिनियम ठहर पाएगा या नहीं। तब टीम के लोग दौड़े दौड़े IISc की लाइब्रेरी पहुंचे और एक किताब में देखा कि वैक्यूम में एल्यूमिनियम डिग्रेड होता है, लेकिन सिर्फ कुछ माइक्रोन तक, यानी लोकल एल्यूमिनियम से काम चल जाने वाला था। ऐसे ही अन्य कोई और डाउट थे, स्पेस में बाहर कितना असर पड़ेगा, किस चीज़ पर अंतरिक्ष के वातावरण का कितना असर पड़ेगा, ये सवाल सबके दिमाग में थे। सोवियत वैज्ञानिक हर 6 महीने में सिर्फ एक रिव्यू मीटिंग करते थे, मतलब वहाँ से कोई भी खास मदद नहीं मिल पा रही थी, सब कुछ खुद ही करना था। एग्रीमेंट के हिसाब से भारत को सिर्फ कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी और फ्री लॉन्च की सुविधाएं मिलनी थी, लेकिन एक और कारण था, भारत की टीम सोवियत वैज्ञानिकों से थोड़ा दूरी बनाकर रहती थी। ये कारण था KGB यानी उस समय सोवियत संघ के विघटन से पहले एक खुफिया एजेंसी। ऊपर एक तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर एक छोटी टंकी ले जा रहा है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के आसमान में ये भारत के पहले उपग्रह की टेस्ट फ्लाइट थी, ये देखने के लिए कि कम्युनिकेशन और बाकी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। 1974 में उपग्रह लॉन्च की तारीख को आगे बढ़ाकर अप्रैल 1975 कर दिया गया। मार्च 1975 में सैटेलाइट बनकर तैयार हो चुकी थी। तब टीम को एहसास हुआ कि उसका नाम तो रखा ही नहीं, क्योंकि आखिरी सहमति प्रधानमंत्री इंदिरा को करनी थी। इसलिए ऑपरेशन के लिए 3 नाम सुझाए गए। मैत्री, भारत और सोवियत संघ की दोस्ती, आर्यभट्ट, भारतीय इतिहास के महान गणितज्ञ, और जवाहर, भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर। सबको लगा था इंदिरा गांधी जवाहर का नाम चुनेंगी स्वाभाविक कारणों से, लेकिन उन्हें आर्यभट्ट का नाम चुना। लॉन्च की तारीख रखी गई 19 अप्रैल 1975। वोल्गोग्रेड रशिया के नज़दीक कपुस्तिनयान कॉस्मोड्रोम से आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया जाना था। UR राव और सतीश धवन सहित भारत के 30 वैज्ञानिक लॉन्च के लिए रशिया पहुंचे थे। बेंगलुरु के ग्राउंड स्टेशन पर भी इसरो के वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा था। दोपहर 12 बजे काउंटडाउन 10 से शुरू होकर 1 तक पहुंचा और फिर आवाज़ आई पयाकिल। USSR में हर लॉन्च से पहले इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ होता है लेट अस गो। अंतरिक्ष तक यात्रा करने वाले पहले शख्स यूरी गागरिन ने अपने स्पेस मिशन की शुरुआत में इसी फ्रेज का इस्तेमाल किया था और तब से यह एक चलन बन चुका था। लॉन्च के 12 मिनट बाद रॉकेट अपनी यात्रा की लास्ट स्टेज शुरू करता है और कुछ देर में धरती से 600 किलोमीटर ऊपर कक्षा में आर्यभट्ट को स्थापित कर देता है। जैसे ही आर्यभट्ट से पहला सिग्नल मिलता है, राव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी टीम के सभी लोगों को गले मिलकर बधाई देते हैं। भारत स्पेस में पहला कदम रख चुका था। हालांकि आर्यभट्ट केवल 4 दिन तक सिग्नल भेज पाया और उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये फेलियर नहीं था, एक लंबी सक्सेस की शुरुआत थी जिसे अंजाम दिया था उन हजारों वैज्ञानिकों ने जिनका नाम शायद हम न जानते हों, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। धन्यवाद। राम राम सा।